रिवीजन से, तो रिवीजन स्टार्ट की थी जिसमें हमने सारे के सारे पैरामीटर डिस्कस किए थे जो हमने प्रीवियसली एक लेक्चर या 2 लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हमने जो स्टार्ट करना है वो है उससे थोड़ा सा आगे। एक दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड्स शो कर दूं कि जैसे जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था तो उसको मैंने कुछ स्लाइड्स में लिखा है, तो वो अगर आप देख लें तो दैट विल बी मोर बेटर। इसमें सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिखा है जिसमें कुछ डेफिनेशंस उसके बारे में, फिर उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा ये कुछ फास्फोलिपिड्स जो कि हम कॉमनली यूज सर करते जी, हैं। जी जी सर हमारी स्क्रीन पे कुछ ब्लैक ब्लैक शो रहा है जो आधी स्क्रीन कवर कर रहा है। इस वक्त क्या नजर आ रहा है? ब्लैक ब्लैक सा एक बॉक्स बना हुआ साइड पे, ये इस डायग्राम के ऊपर। ब्लैक बॉक्स बना हुआ है? यस सर, अब अभी भी उधर ही है। स्क्रीनशॉट सेंड करूं व्हाट्सएप पे? हाँ जी। अच्छा, चला गया सर खत्म हो गया। लेट क्यों हो? इंटरनेट अच्छा वाला इस्तेमाल करो। अच्छा जी, तो ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है इसमें हमने जो प्रीवियसली रिवीजन की थी उसमें से एक है कि एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है मैंने जो कि सिर्फ एक फास्फोलिपिड का है, यानी कि हेड ग्रुप का है और उसके साथ टेल ग्रुप है। दो तरह के हमने कहा था कॉमन फास्फोलिपिड्स हैं, फास्फोडाइग्लिसराइड्स और स्फिंगोलिपिड्स। ये अभी लिखिएगा ना, ये क्योंकि प्रीवियस ही है तो सिर्फ सुन लीजिए। तो उसमें से कॉमनली जो नेचुरल है उसमें फास्फोटाइडल कोलिन है, फास्फोटाइडल एथनोलामीन है, फास्फोटाइडल सेरीन है। इस तरह से कुछ सिंथेटिक हैं जैसे डाई ओलाइल फास्फोटाइडल कोलिन है, डाई ओलाइल फास्फोटाइडल एथनोलामीन है। इनको डाई ओलाइल फास्फोटाइडल कोलिन को हम DOPE भी लिखते हैं। इसी तरह से डायस्टियोराइल फास्फोटाइडल कोलिन या डायस्टियोराइल फास्फोटाइडल एथनोल अमीन, ये भी नॉर्मली हमने एक सिंथेटिक फास्फोडाइग्लिसराइड्स बनाए हुए हैं, इसको हम DSPE भी लिखते हैं। ये कुछ टर्म्स यूज हो जाएंगी दरमियान में, इसलिए मैंने कहा आपको पता चल जाए। अच्छा, इसके अलावा हमने स्लाइड चलना बंद हो गई। अच्छा, अगर आप आगे देखेंगे तो आपको ये स्लाइड नजर आएगी। अब आपको नजर आ रहा है? एनीवन कैन आंसर? यस सर, डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइपोसोम्स। हाँ जी, तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रा किया है जिसमें आपको नजर आ रहा होगा हेड ग्रुप सेंटर में और एक्सटीरियर में हेड ग्रुप, और सेंटर में जो हमारी लिपोफिलिक चेन्स होती हैं वो, और ये सेंट्रल कैविटी जो बन जाएगी ये एक्वस एनवायरनमेंट को इंट्रैप करने के लिए यूज होगी। इसके बाद कुछ एडवांटेजेस ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसी तरह कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके। फिर हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी बेस्ड ऑन लैमिलर, यानी कि उसकी लेयर्स की बेस के ऊपर, जिनमें से दो हमने कहा था यूनिलैमिलर और मल्टीलैमिलर। तो यूनिलैमिलर वो जिसमें सिंगल बायलेयर ऑफ फास्फोलिपिड होगी, और मल्टीलैमिलर वो जिसमें एक से ज्यादा मेम्ब्रेन्स होंगी बायलेयर ऑफ फास्फोलिपिड। देन हमने उनको फर्दर क्लासीफाई किया था जिसमें हमने कहा था कि स्मॉल यूनिलैमिलर वेजिकल हो सकते हैं या लार्ज यूनिलैमिलर वेजिकल हो सकते हैं। साइजेस कुछ बताए थे आपको। इसी तरह ओलिगोलैमिलर वेजिकल हैं, उसके कुछ साइजेस बताए थे जिसमें 2 to 5 बायलेयर्स होती हैं। इस तरह मल्टीलैमिलर वेजिकल्स हैं जिनमें मोर देन 5 बायलेयर 20 तक होती हैं और उनका साइज। इस तरह एक मल्टी वेजिकुलर वेजिकल होती हैं जिनका जो कि एक वेजिकल में मल्टीपल वेजिकल्स कंस्टिट्यूट करती हैं। अच्छा, फिर हमने फंक्शंस की बेस के ऊपर पढ़ा था जिसमें से एक जो है जिनको हम नेकेड कहते हैं, पैसिव टारगेटिंग करते हैं। ये इम्यून सिस्टम को जो कि हमारा टॉक्सिन्स को कैप्चर करने के लिए होता है उसको टारगेट करते हैं, क्योंकि ये नेकेड होते हैं तो इनको कैप्चर कर लिया जाता है, फैगोसाइटोस कर लिया जाता है। फिर इसके ऊपर एक हमने मेम्ब्रेन लगाई हुई है जिसको हम पिगालेटेड कहते हैं। ये लिपोसोम जो है ये भी पैसिव टारगेटिंग करते हैं। इनकी लॉन्ग सर्कुलेशन टाइम होता है और ये सिर्फ पेनिट्रेट करते हैं इन्फ्लेम्ड सेल्स में।
इस तरह अगर हम उसके ऊपर एक कैटोनिक लेयर लगा दें, तो ये मैंने जो लिखा हुआ है आपको 2 टर्म्स लिखी हुई नजर आ रही है, क्योंकि कॉमनली हम पिगालेटेड जो बनाते हैं वो ओनली फास्फोटाइडल नेचुरल कोलिन, जो फास्फोटाइडल कोलिन है उससे नहीं बनाते, हम जो सिंथेटिक फास्फोटाइडल कोलिन्स हैं उनसे बनाते हैं। तो उनमें से मैंने ये दोनों की एग्जांपल ली थी, DSPE और DOPE। अगर इनसे हमने बनाए हुए हैं तो इनके ऊपर हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की लेयर लगा देते हैं। अच्छा, कैटोनिक फिर है तो हम इसी तरह से हमने DOPE लिपिड से बनाए हुए हमारे लिपोसोम्स होंगे, उसके ऊपर पिगलेटेड लेयर है जिसके ऊपर हमने कोई एक चार्ज इंड्यूस कर दिया, कैटोनिक चार्ज इंड्यूस कर दिया। कोई भी हम कैटोन, सोडियम के, पोटेशियम के कैटोन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये फिर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस जब DNA से मैसेंजर RNA बन रहा होता है तो उस प्रोसेस में ये जाके अटैच करते हैं, और फिर इनके अंदर जो हमने एक इसी तरह से RNA की सीक्वेंस ही रखी हुई होती है, वो सीक्वेंस वहाँ पे जाके अटैच हो जाती है। चौथे हमने पढ़े हुए हैं pH सेंसिटिव, जिसमें हम इसके ऊपर जो नेकेड लिपोसोम्स है उसके ऊपर एक पॉलीमर की कोटिंग कर देते हैं। वो पॉलीमर जो है वो डिग्रेड कर सकता है एट अ स्पेसिफिक डिजीज साइट pH, तो इस तरह वो एक्टिव टारगेटिंग में यूज हो सकता है। इस तरह हम अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अटैच कर दें ऑन द पिगलेटेड लेयर तो वो इम्यूनोलिपोसोम्स हो जाएंगे, वो डायरेक्टली जाके उसी एंटीजन को अटैक करेंगे जिसकी हमने उसके ऊपर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लगाई हुई है। लास्ट वन था फ्यूसोजेनिक, जिसमें हमने कहा कि हम वायरसेस यूज करते हैं, क्योंकि वायरसेस का मैकेनिज्म जो होता है वो फ्यूजन होता है, तो वो जाके सेल्स के साथ फ्यूज कर जाता है। सेल्स के साथ फ्यूज करने से वो उन्हीं सेल्स को, क्योंकि वायरस स्पेसिफिकली कुछ सेल्स को अटैक करता है क्योंकि जिसके साथ वो जाके बाइंड करता है, तो वो उन्हीं सेल्स को हम टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करनी है स्टार्टिंग विद दिस टुडेज लेक्चर। हमने कहा था कि जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं लिपोसोम्स, उसके नॉर्मली 3 मेथड्स हैं। एक जिसको हम फिजिकल डिस्पर्शन कहते हैं, सेकंड जिसको हम सॉल्वेंट डिस्पर्शन कहते हैं, और थर्ड जिसको हम डिटर्जेंट सोलबलाइजेशन या डिटर्जेंट रिमूवल भी कहते हैं। तो फिजिकल डिस्पर्शन के मेनली 3 मेथड्स हैं। एक हम कहते हैं हैंड शेकन मेथड, दूसरा हम कहते हैं नॉन शेकन मेथड, तीसरा हम कहते हैं प्रो लिपोसोम्स। फिर उनके कुछ प्रोसेसिंग के मेथड्स हैं, वो जैसे आपको सामने नजर आ रहे हैं। उनमें से एक है माइक्रो एमल्सिफिकेशन, दूसरा है फ्रेंच प्रेशर सेल, तीसरा है मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन, फोर्थ वन इज अल्ट्रासोनिकेशन, फिफ्थ वन इज फ्रीज था सोनिफिकेशन। सिमिलरली सेकंड मेथड जो है सॉल्वेंट डिस्पर्शन कहलाता है। इसमें ये 4-5 मेथड्स हैं, जिनमें से एक कॉमन जो है वो एक एथेनॉल इंजेक्शन मेथड है, दूसरा ईथर इंजेक्शन या मॉडिफाइड ईथर इंजेक्शन मेथड, और थर्ड जो है वो रिवर्स फेज इवेपोरेशन है। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। फिर एक है जिसमें जो कि डिटर्जेंट सोलबलाइजेशन कहलाता है। इसमें हम कुछ डिटर्जेंट्स को यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको सामने लिख के दिए हैं, कोलेट है, अल्काइल ग्लाइकोसाइड है, ट्राइटोन X100 है। ये वाले हम माइसेल्स प्रिपेयर करते हैं फास्फोलिपिड्स के, उनको हम इन डिटर्जेंट्स के साथ इमल्सिफिकेशन करते हैं। जैसे सॉल्वेंट डिस्पर्शन में इमल्सिफिकेशन करेंगे तो इमल्शन बनाएंगे, फिर हम डिटर्जेंट को इसमें से रिमूव कर देंगे, इसलिए इस मेथड को डिटर्जेंट सोलबलाइजेशन या डिटर्जेंट रिमूवल कहते हैं। तो वो रिमूव करने के 3 मेथड हैं, डायलिसिस है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, या डाइल्यूशन है। ये एक फ्लो डायग्राम मेथड्स की है। मेथड्स हम वन बाय वन सर जी, जी वैसे अगर आप स्क्रीन फुल करेंगे तो वो आगे स्लाइड चलती नहीं है? नहीं, चल नहीं रही। चलें, ठीक है। नहीं, इस तरह से क्या कोई प्रॉब्लम फील हो रही है? सब क्लियर नहीं है हमें। हाँ जी, क्लियर नहीं है, दिख नहीं रहा है। हाँ जी, मैं एक दफा फिर स्लाइड शो लगा के देख लेता हूँ। वो स्लाइड शो चल गया है। ठीक है, अब क्लियर है? हाँ जी सर। मेरी पिक्चर? हाँ जी सर। तो वो कहीं दरमियान में तो नहीं आ रही? नहीं, अब नहीं आ रही। अच्छा, तो ये मैं अभी आपको स्लाइड दिखा रहा था, और इसमें आपको मैं शो कर रहा था कि ये 3 मेथड, फिजिकल डिस्पर्शन, सॉल्वेंट डिस्पर्शन और डिटर्जेंट सोलबलाइजेशन या डिटर्जेंट रिमूवल। अच्छा, इसके बाद अगर हम कहें कि सबसे पहले जनरल मेथड हमने डिस्कस किया था, शायद मॉर्निंग के साथ डिस्कस हुआ, इवनिंग के साथ नहीं। जनरल मेथड में हमारा सबसे पहला स्टेप जो होता है, सर इवनिंग के साथ हुआ है। अच्छा इवनिंग के साथ हुआ। अच्छा, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमने ऑर्गेनिक सोल्यूशन प्रिपेयर करना होता है, तो हमने कोई ना कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चूज करनी है। फॉर एग्जांपल हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चूज किया हुआ मेथनॉल विद क्लोरोफॉर्म, या कोई भी और इससे हायर
अल्कोहलिक सब्सटेंस यूज किया हुआ है जिसकी सोलेबिलिटी ज्यादा हो फॉर लिपिड्स, क्योंकि लिपिड्स बहुत प्रॉब्लम करते हैं जब वो सोलेबलाइज होते हैं, ये स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल्स या स्टीरोल्स जो हम उनमें यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमने एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चूज करना है, उसमें हमने लिपिड्स को डिसॉल्व करना है, तो ये ऑर्गेनिक सोल्यूशन बन जाएगा। ये स्टेप मैंने यहाँ नहीं लिखा, ये स्टेप यहाँ से मिसिंग है। फिर हमारा अगला स्टेप जो है वो सेकंड है, वो ड्राइंग है। हमने उन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ड्राई कर देना है या इवेपोरेट कर देना है। इसकी वजह से लिपिड जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। इसके अंदर हम अब एक्वस मीडिया यानी कि हम कोई फॉस्फेट बफर ऐड करेंगे जो कि हमने इंट्रैप करना है विद इन द बाइलेयर ऑफ फास्फोलिपिड्स। उसके बाद हम उनको प्योरीफाई कर लेंगे, यानी कि हम उनको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, हम उनको सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद हम उसको एनालाइज कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने ये पढ़ा हुआ है हैंड शेकन मेथड। हैंड शेकन मेथड में हम एक रोटरी इवेपोरेटर यूज करते हैं। ये वाला रोटरी इवेपोरेटर है, ये मैंने बनाया भी था क्लास में। इसमें 2 फ्लास्क हैं, एक फ्लास्क जो कि डिप है विद इन द वाटर बाथ, वो फ्लास्क हमारी रिसीवर, वो हमारी सैंपल फ्लास्क है, और एक फ्लास्क जो कि अटैच्ड है टू द कंडेंसर, इसको हम रिसीविंग फ्लास्क कहते हैं। इसमें हम सॉल्वेंट रिसीव कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो सॉल्वेंट में डिप है ये रोटेट कर सकती है। यहाँ से सॉल्वेंट इवेपोरेट करता है, कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में क्योंकि हमने वाटर सप्लाई लगाई होती है, कोल्ड वाटर, तो वो सॉल्वेंट को कंडेंस कर देता है। फहद भाई ये बंद कर लें अपना प्लीज। सॉल्वेंट को कंडेंस होके वो रिसीविंग फ्लास्क के अंदर आ जाती है। इस तरह हमारा सॉल्वेंट जो है वो जाया नहीं होता, वो रिकवर हो जाता है। अंडरस्टैंडेबल। ये जो सॉल्वेंट के जो वाटर बाथ के अंदर फ्लास्क है वो रोटेट कर रही है एट अ स्पेसिफिक रोटेशन जो हम इसकी सेट कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हैंड शेकन मेथड। हैंड शेकन मेथड में हमने फ्लास्क ले लिया, राउंड बॉटम फ्लास्क जो कि उसी वाटर बाथ के अंदर है, उसमें हमने अपना लिपिड का सोल्यूशन डाल दिया, ऑर्गेनिक सोल्यूशन ऐड कर दिया। तो ये फ्लास्क जैसे मैंने आगे एरो में फिर आपको शो भी किया है, तो वो एरो में या तो रोटरी फ्लैश वेपोरेटर में हम डाल सकते हैं जो मैंने आपको अभी शो किया है, या हम इसको हाथ से भी शेक कर सकते हैं, इसीलिए इसका नेम जो है वो हैंड शेकन मेथड लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसको फिर हम रोटेट करेंगे आगे, ये जो है वो रोटेशन की है, अगर जरा प्रॉपरली ये जो है ये रोटेशन की है। अच्छा, इसके अलावा फिर हम उसमें वैक्यूम अप्लाई करते हैं और नाइट्रोजन सप्लाई देते हैं, जिससे वो ड्राइड फिल्म जो है वो उसकी मार्जिन के ऊपर, ये यहाँ पे ऐसे ये साइडों पे मार्जिन पे ड्राइड फिल्म डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। इस ड्राइड फिल्म को फिर हम जब देखेंगे तो ये देख लेंगे नाइट्रोजन की सप्लाई होगी तो ये हमें इस तरह से नजर आएगी, यानी कि ये हमने टॉप व्यू लिया है, ऊपर से हमने देखा है, तो ये हमें अंदर सेंटर में इस तरह से नजर आएगी। तो ये इसके अंदर हमने वाटर डाल दिया, इसको कहते हैं हम हाइड्रेशन, और ये हमने हाइड्रेशन करनी है अबव ट्रांजिशन टेम्परेचर, लिपिड के ट्रांजिशन टेम्परेचर से ऊपर, यानी कि उसका जो ट्रांजिशन होनी है वो हो चुकी है, जिसमें वो उसने एग्जिस्ट करना है उस फेज में वो एग्जिस्ट करता है। इसमें जब हम वाटर डालेंगे तो ये लेयर फिर स्वेल करेगी, वो स्वेल करके इस तरह से फिर लिपोसोम्स बनने शुरू हो जाएंगे और सेंटर में एक्वस कंपार्टमेंट इंट्रैप होना शुरू। ये बाय लेयर बनाई है और इसके दरमियान में ये एक सेंट्रल एक्वस कंपार्टमेंट बनाया है, तो इस तरह से वो इंट्रैप होकर लिपोसोम बनना शुरू हो जाएंगे। इन लिपोसोम्स को फिर हम ये नाइट्रोजन के साथ डिस्पर्स करते हैं और इनको स्टोर कर लेते हैं, फिर हम इनकी एवेल्युएशन करते हैं। अच्छा, इसके बाद दो ये फिर बंद हो गई। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं नॉन शेकिंग मेथड या नॉन शेकन मेथड। नॉन शेकन मेथड भी
ऑलमोस्ट सेम है। उसी तरह हमने इसमें भी रोटरी फ्लैश इवेपोरेटर यूज़ करना है। इसमें भी हमने एक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करना है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमने लिपिड्स को डिसॉल्व करना है। तो लिपिड्स को डिसॉल्व करके हमारा एक ऑर्गेनिक सोल्यूशन बन जाएगा। इसको हमने स्प्रेड करना है, इंस्टेड ऑफ आर राउंड बॉटम फ्लास्क हमने इसको स्प्रेड करना है इन अ फ्लैट बॉटम फ्लास्क। ये जो मेथड मैंने लिखा है इसमें हमने इसको फ्लैट बॉटम फ्लास्क में करना है। तो फ्लैट बॉटम फ्लास्क में स्प्रेड करके ये फ्लैट बॉटम फ्लास्क के नीचे एक लेयर लगा देगी। इसको अब हमने ड्राई करना है अंडर द नाइट्रोजन स्ट्रीम, यानी कि हमने ये रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेशन करनी है, तो ताकि लिपिड्स डिग्रेड ना करें। नाइट्रोजन का पर्पस यही है कि हम उसकी इवेपोरेशन काज कर सकें एट रूम टेम्परेचर सो दैट लिपिड्स कैन नॉट डिग्रेड। अच्छा, इसके बाद हम जब इवेपोरेट कर लेंगे तो वो एक नीचे एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। उस पर अब हमने वाटर डाल देना है या अपना जो बफर है वो सोल्यूशन ऐड कर देना है जिसमें हमने ड्रग ऐड की हुई है। तो वो बफर जब डाल देंगे एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम हाइड्रेट थोड़ा रखेंगे। आराम आराम से बताएं। ये नजर नहीं आ रहा? नहीं, आराम आराम से बताएं। फ्लो ही बता रहा हूँ, वो फ्लो बना हुआ वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आराम वो से। आप तेजी तेजी में बता रहे हैं ना, थोड़ा स्लो स्लो। अच्छे, तो हमने कहा जी कि हमने एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क ली, उसमें हमने लिपिड्स डिसॉल्व्ड इन एन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन वो ऐड कर दिए, नाइट्रोजन अप्लाई की, जिससे हमने उसकी इवेपोरेशन की एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट करने के बाद हमने उसमें एक्वस सॉल्यूशन ऐड किया कंटेनिंग अ ड्रग सब्सटेंस। तो जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको हमने फॉर 2 आवर्स स्वेलिंग के लिए रख दी है कि वो 2 घंटे के लिए फिर एक्वस सॉल्यूशन उसमें, क्योंकि नॉन शेकन मेथड है तो हम इसमें शेक नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। सिर्फ हमने फर्स्टली जब सॉल्यूशन डाला था इन फ्लैट बॉटम फ्लास्क तो उसको हमने स्प्रेड कर दिया कि वो बॉटम पे स्प्रेड हो जाए, उसी को वेपरेट किया गया है, उसी में हमने फिर एक्वस सॉल्यूशन ऐड किया है कंटेनिंग अ ड्रग। तो वो मिल्की सस्पेंशन बनना शुरू हो जाएगी, जो कि स्लोली स्लोली फिर सारी लेयर जो है वो हाइड्रेट होती जाएगी। हाइड्रेट होने से वो वो काफी सारे लार्ज यूनिलैमिलर वेसिकल्स बनाना शुरू कर देगी। सर अगर यहाँ पे हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क यूज करेंगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि उसको राउंड भी तो बॉटम, ऐसे ही हाँ पेस्ट्री नहीं, रख सकते हैं। हाँ राउंड बॉटम फ्लास्क में जो बॉटम होती है ना वो बहुत ही स्मॉलर सरफेस एरिया की होती है, क्योंकि वो राउंड है। तो वो राउंड, अगर फॉर एग्जांपल ये राउंड है तो इसमें बॉटम सिर्फ ये है नीचे वाली, अगर ये फ्लैट है तो इसमें ये सारी बॉटम फ्लैट है। जी। तो इसलिए फ्लैट पे फिर ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा, तो क्योंकि हमने शेक नहीं करना तो हमें लेयर को स्प्रेड करना है, स्प्रेड करने के लिए फिर हमें फ्लैट बॉटम चाहिए। अंडरस्टैंडेबल? ठीक हो गया, थैंक तो यस सर, उसमें थैंक यू। वाटर डालेंगे, वो मिल्की सस्पेंशन बनेगी और सारी लेयर स्वेल करके लार्ज यूनिलैमिलर वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नॉन शेकन मेथड जो है वो लार्ज यूनिलैमिलर वेसिकल्स बनाने के लिए है, और शेकन मेथड जो है वो मल्टी लैमिलर वेसिकल्स बनाने के लिए या स्मॉल यूनिलैमिलर वेसिकल्स बनाने के लिए। जितनी ज्यादा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन की लेयर होगी उतनी ज्यादा डेपोजिशन होगी, और अगर ज्यादा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन की लेयर है, आपने ज्यादा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन डाला है तो ज्यादा लेयर्स डिपॉजिट करेंगी, तो मल्टी लैमिलर वेसिकल बनेगी। अगर कम है शेकन मेथड में, अगर कम है ऑर्गेनिक सॉल्यूशन तो फिर कम लेयर डिपॉजिट, एक लेयर डिपॉजिट करेगी मैक्सिमम, तो उससे फिर यूनिलैमिलर बनेगी। अच्छा, इसके बाद एक वो मेथड है हमारा प्रो लिपोसोम्स का, तो वो इतना कोई ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए वो मैंने स्किप कर दिया। फिर हम थोड़े से प्रोसेसिंग करके लिपोसोम्स को अपनी प्रॉपर्टीज जो हम रिक्वायर करते हैं उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि पहले लिपोसोम बने हैं तो वो थोड़े से लूज होते हैं, उनमें ज्यादातर जो ड्रग है वो ड्रग ज्यादातर जो ड्रग है वो लीक हो जाती है। ये लाइनें खुद ही लग गई हैं। अच्छा, तो अब हम देखें सबसे पहले माइक्रो एमल्सिफिकेशन प्रोसेसिंग के कुछ मेथड्स जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे, उनमें से सबसे पहला शुरू में मैंने डिस्क्राइब किए थे, जो कि हम आपको मैंने एक स्लाइड में जिसमें मेथड लिखे हुए थे। ये एनोटेशन पे जाके ना बंद ही हो जाते हैं।
अगर आप देखें तो ये जो मेथड मैंने यहाँ पे आपको बताया था, इसमें ये प्रोसेसिंग मेथड थे अंडर द हेडिंग ऑफ फिजिकल डिस्पर्शन। उनमें से फिर ये एक पहला माइक्रोएमल्सिफिकेशन है, दूसरा फ्रेंच प्रेशर सेल है, तीसरा मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन है, चौथा अल्ट्रासोनिकेशन है, इसी तरह फ्रीज था सोनिकेशन है। उसमें से पहला मेथड फिर ये माइक्रो इमल्सिफिकेशन है। माइक्रो इमल्सिफिकेशन में हम एक माइक्रो फ्लूइडाइजर यूज करते हैं। अगर ये फ्लो डायग्राम आप फ्रॉम द बॉटम स्टार्ट करें, यहाँ से, ये अगर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है तो मैं ये उसके ऊपर शो कर रहा हूँ, तो ये जो एक पार्ट है यहाँ से हमने ये स्टार्ट किया है, ये माइक्रो फ्लूइडाइजर है। माइक्रो फ्लूइडाइजर, फ्लूइडाइज हमने पढ़ा हुआ है जब हमने माइक्रो इमल्सिफिकेशन पढ़ी हुई है। आपने इंडस्ट्रियल के टॉपिक में इमल्शन के मेथड्स में होमोजेनाइजर पढ़े थे। होमोजेनाइजर्स में से एक होमोजेनाइजर फ्लूइडाइजर भी कहलाता है। फ्लूइडाइजर वो होता है जिसमें मल्टीपल पोर्स होते हैं और वो रोटेटिंग डिस्क होती है, रोटेटिंग डिस्क जिसमें मल्टीपल पोर्स होते हैं और वो बहुत हाई स्पीड के ऊपर रोटेट कर रही होती है। और फिर उसके अंदर से जो हमने सब्सटेंस ऐड किया होता है, लिक्विड और हमने ऑयल और वाटर ऐड किया होता है, वो डिस्पर्स होता है थ्रू द पोर्स। इस तरह का इक्विपमेंट जो होता है वो सॉलिड के लिए, फ्लूइडाइजर सॉलिड के लिए नहीं, वो जो फ्लूइडाइजर अगर हम इमल्शन में बात कर रहे हैं तो हमने फ्लूइडाइजर वो पढ़ा था जब हमने मिक्सिंग करनी थी सॉलिड्स की। जी सर। हाँ, वो जो सॉलिड्स की मिक्सिंग करनी थी वो उसमें हमने फ्लूइड को, सॉलिड को हमने एयर में सस्पेंड किया था, तो उसको हम कहते थे फ्लूइडाइज्ड। वो सॉलिड था विच वाज फ्लूइडाइज्ड, लेकिन ये एक इक्विपमेंट है जिसको हम फ्लूइडाइजर, ठीक है सर। अंडरस्टैंडेबल। फ्लूइडाइजर नॉर्मली इमल्सिफिकेशन के प्रोसेसेस में यूज होते हैं। ये आपने इमल्शन में पढ़ा होगा, होमोजेनाइजर के नाम से पढ़ा हुआ होगा। होमोजेनाइजर्स की कुछ टाइप्स में से एक टाइप फ्लूइडाइजर भी है। तो फ्लूइडाइजर में एक्चुअली मैं आपको अगर आपने वो इंडस्ट्रियल की बुक में से देखा है, इंडस्ट्रियल की बुक में से चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें एक फ्लूइडाइजर बना हुआ है। उसमें ये होता है कि एक पिस्टन लगा हुआ होता है। पिस्टन जो है वो प्रेशर अप्लाई करता है। जब वो जो उसके अंदर एक सेल होता है जिसमें सॉल्वेंट्स होल्ड किए हुए होते हैं, सेल विद सॉल्वेंट्स होते हैं, और फिर दुर्योधन बेटा, मैं जरा बोर्ड मंगवा लूं अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो। अच्छा, एक अगर यही देख लें इस तरह से, फॉर एग्जांपल एक सेल है, तो इधर से अगर एक साइड से हम यहाँ पे पिस्टन लगा दें, तो पिस्टन से प्रेस करें और ये सारी साइडों से क्लोज है, तो इसके ऊपर एक प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से ये इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लग जाएगी। फिर अगर हम एक छोटा सा होल इनिशिएट कर दें यहाँ से, या 2-3 होल्स इनिशिएट कर दें, और ये रोटेट कर रही हो इन अनदर सॉल्वेंट, तो फिर ये एक अंडर फोर्स बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से उस होल्स में से पास करेंगे, जिसकी वजह से वो डिस्पर्स हो जाएंगे। सर जी क्या रोटेट कर रहा है? जो हमने सेल जिसके अंदर सॉल्वेंट है वो रोटेट कर रहा है? हाँ जी, और ये हमने सारा पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया, जिसके अंदर प्रेशर अप्लाई किया है वो रोटेट कर रहा है। ये इसलिए ये आपको ये माइक्रो फ्लूइडाइजर मैंने आपको बना के दिखाया ना, ये राउंड बना के दिखाया, ये नीचे नजर आ रहा है, ये मैंने अभी ये इसको कर्सर से किया है। यस सर। ये राउंड है, ये रोटेटिंग है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर मल्टीपल होल्स हैं। नंबर 3, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन जो है वो ऊपर से प्रेशर लगाने के लिए है। वो जो प्रेशर लगाता है वो तकरीबन 10,000 psi तक का प्रेशर लगा सकता है। और फिर इसके गिर्द होल्स हैं। वो जो होल्स हैं उनमें से फिर जो अंदर लिक्विड है वो उन होल्स में से फिर यहाँ से इवैक्यूएट करता है। वो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ जाता है। तो कोई भी मटेरियल जब किसी हाई प्रेशर से डिस्पर्स किया जाता है इनटू अ लोअर प्रेशर, सिमिलरली जैसे एरोसोल्स में होता है, एरोसोल के अंदर बहुत हाई प्रेशर है, हम एक्चुएटर दबाते हैं, एक्चुएटर दबाने से उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है। प्रेशर रिलीज होने से वो फिर वहां से बाहर आता है, डिप ट्यूब उसको उठाती है, प्रोपेलेंट होता है जो कि उसको बाहर लेके आता है, डिप ट्यूब उसको उठाती है और वो बाहर मिस्ट ऑफ लिक्विड की फॉर्म में बाहर आता है। तो इस तरह से वो डिस्पर्स कर जाता है। तो सिमिलरली माइक्रो फ्लूइडाइजर के अंदर भी होल्स हैं। हाई प्रेशर से जब उस होल्स में से लिक्विड बाहर आता है तो वो बहुत ज्यादा
रिड्यूस्ड पार्टिकल साइज में आता है। माइक्रोफ्लूइडाइजर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये होल्स जो हैं वो बहुत माइक्रोन इन साइज के हैं। इसमें से जब भी पार्टिकल्स बाहर आते हैं तो वो नॉर्मली 5 माइक्रोमीटर से कम रेंज के होते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप माइक्रोफ्लूइडाइजर है, माइक्रोफ्लूइडाइजर पंप है। इसमें से हम अपने लिपिड्स जब ऐड कर देते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं, या प्रिपेयर्ड लिपोसोम्स, पहले से जो प्रिपेयर्ड लिपोसोम्स हैं जिनको हमने प्रोसेस करके कोई नए तरह के लिपोसोम्स बनाने हैं, वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो फ्लूइडाइजर पंप करता है एट 1000 psi थ्रू दिस फिल्टर मेम्ब्रेन, फिल्टर ऑफ 5 माइक्रोमीटर। सिर्फ और सिर्फ ये फिल्टर अलाउ करेगा कि 5 माइक्रोमीटर से कम के जो पार्टिकल हैं वो इसमें से गुजर जाएं, बाकी सारे पार्टिकल यहाँ से होल्ड कर लिए जाएं। तो माइक्रोफ्लूइडाइजर अंडर अ फोर्स एक मेम्ब्रेन फिल्टर में से लिपोसोम्स को पास करता है। वो लिपोसोम्स इसमें से पास करते हैं ओनली दोज विच हैव अ पार्टिकल साइज ऑफ लेस देन 5 माइक्रोमीटर। फिर इसके बाद ये रीच करते हैं एक इंटरेक्टिव चैम्बर पे। ये जो है ये एक इंटरेक्टिव चैम्बर है। तो ये लिपोसोम्स यहाँ से निकल के, फिल्टर में से निकल के इंटरेक्टिव चैम्बर के ऊपर आते हैं। तो इंटरेक्टिव चैम्बर के स्टार्ट पे एक बाइफुर्केशन ब्लेड लगा हुआ है। यहाँ पे एक ब्लेड लगा है, जैसे मैंने इधर साइड पे आपको ये लिख के बताया, ये ब्लेड लगा हुआ है। इस तरह से एक ब्लेड है। जैसे इंटरेक्शन चैम्बर के अंदर लिपोसोम्स मूव करते हैं तो वो इस ब्लेड के साथ स्ट्राइक करते हैं। जब वो लिपोसोम इस ब्लेड के साथ स्ट्राइक करता है तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये बना है, ये 2 हिस्सों में ऐसे डिवाइड हो जाता है। क्योंकि वो एक फोर्स से इंटरेक्टिव चैम्बर में आता है तो वो ऐसे डिवाइड होके चल पड़ेगा आगे। लेकिन क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर एक फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, तो जब भी हमने लिपोसोम्स पढ़े हैं तो लिपोसोम जो होते हैं वो नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज के, नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि फास्फोटाइडल कोलिन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज के होते हैं। जब हम लिपोसोम को यहाँ से गुजारते हैं तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक फील्ड इनको या रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। अंडरस्टैंडेबल? सर जी हाँ जी। थोड़ा सा यहाँ से रिपीट कर दें इंटरेक्टिव चैम्बर से, और ये थोड़ा ब्लर भी हो गया पिक्चर, बताने क्यों? वो इंटरनेट की वजह से होगी, थोड़ा सा इंटरनेट वीक हो गया। सर ये इंटरेक्टिव चैम्बर वाला दोबारा बता दो। अच्छा, मैंने कहा जी कि एक इंटरेक्टिव चैम्बर है जिसमें माइक्रोफ्लूइडाइजर थ्रू 5 माइक्रोमीटर फिल्टर उसके अंदर जो सॉल्यूशन है या लिपोसोम्स है उनको उसके अंदर पास कर रहा है इन इंटरेक्टिव चैम्बर। इंटरेक्टिव चैम्बर आपको मैंने ये बना के दिखाया, ये और इसकी एक ये फिगर नजर आ रही है। अब आ रहा है नजर? राबिया जरा बता दें। यस सर, नजर आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे ये स्टार्ट पे इंटरेक्टिव चैम्बर के स्टार्ट पे, बिल्कुल स्टार्ट पे एक ब्लेड लगा हुआ है। जैसे ही लिपोसोम्स इस ब्लेड के ऊपर आते हैं तो वो 2 हिस्सों में कट जाता है। 2 हिस्सों में कट के आगे मैग्नेटिक फील्ड है, हाई इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड है इस चैम्बर के अंदर। तो वो क्योंकि चार्ज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से मूव करना शुरू कर देता है। तो नॉर्मली सबसे पहले क्योंकि वो एक स्पीड के साथ आ रहा होता है, 10,000 psi की स्पीड से हमने पंप किया उसको थ्रू 5 माइक्रोमीटर फिल्टर पेपर, तो वो एक स्पीड से आ रहा होता है, इसलिए वो टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड जाता है ऑलवेज। एक जो 2 हिस्सों में कट हुआ तो एक उधर को जाएगा और दूसरा इधर को जाएगा, क्योंकि एक नॉर्थ की तरफ जाएगा तो एक साउथ की तरफ जाएगा। वो सबसे पहले इधर को जाते हैं, लेकिन क्योंकि फिर मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है तो उनके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाती है। कुछ टाइम के लिए वो बैलेंस हो जाती है, वो ऐसे सीधा सीधा चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो फिर फोर्स बढ़ती जाती है। फोर्स बढ़ने की वजह से वो उसको वापस सेंटर की तरफ रिपेल करना शुरू कर देता है। तो मैग्नेटिक फील्ड उस लिपोसोम के पार्टिकल को जो बाइफुर्केशन चैम्बर के ऊपर आने से 2 हिस्सों में स्प्लिट कर गया, उसको वापस री-इम्पर्ज कर दे, री-स्ट्राइक करा देती है इन द सेंटर, कोलिजन करा देती है राइट एंगल पे इन द सेंटर। जब वो आपस में स्ट्राइक करते हैं तो वो दोनों दोबारा अटैच हो जाते हैं। और ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाइफुर्केशन चैम्बर है, पूरे का पूरा इंटरेक्टिव चैम्बर है, इसके अंदर हमने ड्रग सोल्यूशन प्रिपेयर करके डाला हुआ है।
तो जब सर इसका मतलब ये है ना कि देखें एक पार्टिकल आया 5 माइक्रोमीटर का आया ना, तो हाँ वो जी ब्लेड से टकरा के 2 में हुआ, उसके बाद कुछ देर वो स्टेबल रहा और उसके बाद फिर वो ज्वाइन होके फिर वही बन गया पार्टिकल। हाँ जी, ये मैं समझाता हूँ आपको, यानी कि ये फिर वही बन गया एक्चुअली जो मैं अभी बता रहा हूँ, फिर वही बन गया। उसने ठीक हो गया। लिक्विड यहाँ से होल्ड कर लिया, जो इस चैम्बर के अंदर लिक्विड था ना वो उसने अंदर इंट्रैप कर लिया, क्योंकि वो इसके अंदर आधा इधर चल रहा था आधा इधर चल रहा था। तो जब वो स्ट्राइक किया तो दरम्यान में लिक्विड वो था जो कि इस चैम्बर के अंदर था। इसमें ड्रग सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसने होल्ड करके वो दोबारा बन गया, ये बने हुए नजर आ रहे हैं आपको। अच्छा, अब होता क्या एक्चुअली ये होता है कि एक पार्टिकल रीच नहीं कर रहा इंटरेक्टिव चैम्बर पे। इतनी फोर्स के साथ हमने 5 माइक्रोमीटर की फिल्टर में से इम्प्रिंज कराया हुआ है ऑन द इंटरेक्टिव चैम्बर। तो एट वन टाइम थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइक द ब्लेड एट द सेम टाइम। यहां से अंडरस्टैंडेबल है कि अगर 1000 पार्टिकल ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करें तो 1000 कट हो जाएंगे। उनमें से कोई छोटा कट जाएगा, कोई बड़ा कट जाएगा, कोई उससे छोटा कट जाएगा, कोई उससे बड़ा कट जाएगा, कोई थोड़ी सी साइड से, ये लिपोसोम है फॉर एग्जांपल, तो कोई यहाँ से कट जाएगा इतना, कोई सेंटर से कट जाएगा, कोई इतना ऊपर से कट जाएगा, कोई कहीं से कट जाएगा, कोई कहीं से कट जाएगा। किसी के ऊपर थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगा, किसी के ऊपर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगा। जो छोटा होगा उसके ऊपर थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड लगेगा क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कम होगा, तो वो जल्दी वापस आके लग जाएगा। आप इसको इस वाली डायग्राम से देख सकते हैं। जो बहुत छोटा पार्टिकल होगा वो बहुत थोड़ा ट्रेवल करेगा, वो जल्दी दोनों साइडें, जो कि उधर से भी कोई और पार्टिकल, जरूरी नहीं एक छोटा कटा है तो दूसरा उसका बड़ा कटा है, वो किसी और डिस्टेंस पे चला गया, ये चला गया फॉर एग्जांपल। एक लिपोसोम जो है वो कट हुआ हाफ में, एक बड़ा पार्टिकल कट हो गया साइड, तो वो आगे चली गई क्योंकि उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा हुआ। और एक छोटा कट हुआ तो वो ये छोटा आ गया। सिमिलरली कोई दूसरा भी ऐसे ही कट हुआ है तो वो दूसरा एक छोटा इधर आया था और उसका बड़ा इधर चला गया था। तो ये जो दो छोटे आए होंगे वो यहाँ पे स्ट्राइक कर देंगे इस जगह पे। वो जब दो छोटे यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो एक स्मॉल यूनिलैमिलर वेजिकल यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि फोर्स तो पीछे से चल रही है तो ये आगे चलता जाएगा। और इधर से कोई और पार्टिकल जिसका इतना डायमीटर होगा, उसके ऊपर इतना मैग्नेटिक इफेक्ट आया होगा, वो यहाँ पे आ रहा होगा, सेकंड यहाँ पे आ रहा होगा, तो वो दूसरे दोनों इसके ऊपर स्ट्राइक कर देंगे। ये यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा तो ये दूसरे इसके ऊपर स्ट्राइक कर देंगे, क्योंकि ये बहुत स्पीड से प्रोसेस चल रहा है। तो अगर हम देखें तो 1 सेकंड के अंदर ये पूरे इंटरेक्टिव चैम्बर से बाहर भी आ जाते हैं सारे स्ट्राइक करके। तो इतनी स्पीड से सारे के सारे स्ट्राइक कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो कुछ ये वाला एक अलहदा भी बन सकता है या ये इसके ऊपर भी बन सकता है, जो कि यहाँ पे एक बना था वो इस जगह पे आके इसके ऊपर स्ट्राइक कर देगा। सिमिलरली वो यहाँ तक आएगा तो एक उसके ऊपर स्ट्राइक कर देगा, यहाँ तक आएगा उसके ऊपर स्ट्राइक कर देगा, यहाँ तक आएगा तो उसके ऊपर स्ट्राइक कर देगा। तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि मल्टीपल लेयर्स लगना शुरू हो गई हैं अराउंड अ सिंगल स्मॉल यूनिलैमिलर वेजिकल। तो वो क्या बनना शुरू हो गया, मल्टी लैमिलर वेजिकल। अंडरस्टैंडेबल है तो जरा वेव कर दें या कोई बता दें। यस सर। अच्छा, तो फिर ये यहाँ से ओमिट हो जाएंगे वेजिकल्स जो रिक्वायर्ड डायमेंशंस के हैं, हम वो यहाँ से अटेन कर लेंगे। वेजिकल्स हमने सेपरेट कर लिए। जो फिर सर एक छोटा सा क्वेश्चन है जी जी कि देखिए ना, ये इस इंटरेक्टिंग चैम्बर के अंदर मतलब हमारा वो ड्रग भी है ना जो हमने उसके अंदर डालनी है। हाँ जी, तो जब कोई एक लाइन पहले स्मॉल वाला बनेगा और उसके ऊपर लेयर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, तो ऐसे ही है ना, और हाँ जी, ड्रग स्मॉल लेयर में होगी। स्मॉल में भी होगी। तो ये भी तो लिक्विड के अंदर ही आ रहा है ना, वो उसके ऊपर जो लेयर बनेगी उसके सेंटर में भी जो एक्वस कंपार्टमेंट होगा उसको भी इंट्रैप कर लेंगे। ठीक हो गया, वो समझ आ गई, ठीक हो गया। कौन लाइनें लगा रहा है? सर ये छोटा बड़ा साइज की वजह से ड्रग के अंदर कंसंट्रेशन में नहीं फर्क आता। समझ आ गई कि नहीं? दोबारा चलें, वापस चलें। तो अब हम यहाँ से हमने एक फिल्टर लगाया हुआ है, यहाँ से आएंगे पार्टिकल्स तो हमने एक सेंसर लगाया हुआ है। वो सेंसर लेयर्स को सेंस कर रहा है, जितनी लेयर्स हमें रिक्वायर्ड हैं उतनी लेयर्स हम वहां से सेपरेट कर लेते हैं। वो वाले लिपोसोम हम यहाँ से निकाल लेते हैं, बाकी सारे दोबारा एक फ्लास्क के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, इस वाले चैम्बर में आना शुरू हो जाते हैं। इनको हम दोबारा आगे भेज देते हैं।
अंडरस्टैंडेबल। जो रिक्वायर्ड हैं वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं और फिर जो हमें नहीं रिक्वायर्ड वो इस वेसल से दोबारा माइक्रोफ्लूइडाइजर के अंदर भेज दिए जाते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है जिससे हम स्मॉल यूनिलैमिलर वेजिकल से लेके मल्टी लैमिलर वेजिकल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अंडरस्टैंडेबल है? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट मेथड जो है उसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिफिकेशन। तो बनने वाले वेजिकल्स को हम कहते हैं सोनिकेटेड यूनिलैमिलर वेजिकल्स। सोनिकेशन एक प्रोसेस है, सोनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कि हम अल्ट्रासोनिकेशन हम कहते हैं कि जो भी मटेरियल है उसको हम अल्ट्रासाउंड वेव्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है वो डिस्पर्शन काज करती हैं। दो तरह के लिए काफी है सर। ओहो, अभी तो शुरू हुआ है, आज के लिए काफी है सर जी 2:45 शुरू पे रहने नबील का दे। लेक्चर है तो टाइम क्या है इसमें? सर 2:40 होने वाला है। सर अगले लेक्चर का टाइम हो गया। अच्छा चलें ठीक है बच्चों। सर जाते जाते एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी करें करें जरूर। ये पीछे ये फातिमा ने भी क्वेश्चन किया था कि देखिए जो लेयर्स हैं वो जो पार्टिकल कट हो रहे हैं डिफरेंट साइजेस में, ठीक है? हाँ जी। तो मतलब उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन जो उसके अंदर इंट्रैप हो रही है उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आएगी ना? सिंगल यूनिलैमिलर वेजिकल जब बना है तो वो सिंगल यूनिलैमिलर वेजिकल ने एक दफा होल्ड कर लिया। सिंगल यूनिलैमिलर वेजिकल ने एक दफा जो सेंट्रल एक्वस कंपार्टमेंट है उसने ड्रग होल्ड कर ली। समझ आ गई इतनी? यस सर। फिर उसके बाद वो जब आगे ट्रेवल कर गया, आगे चल पड़ा है, जी जी आगे चला है तो फिर दूसरी लेयर जो लिपोसोम्स की कट होके आ रही थी वो उसके ऊपर आके स्ट्राइक की है। उन्होंने एक और लेयर ऊपर बना दी। तो इनके दरमियान में भी तो गैप था ना। समझ आ गई वाटर की लेयर एक हाइड्रोफिलिक लेयर थी, एक दूसरी हाइड्रोफिलिक लेयर थी। इनके दरमियान जो गैप था वो उसमें दोबारा ड्रग इनलोड हो जाएगी। सही हो गया, ठीक तो हो इस तरह गया। मल्टी लैमिनर समझ आ वेजिकल गया जितने सर। हाँ बनते जाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा लोड करते जाएंगे। ठीक, मतलब इसका मतलब यही है ना, जितनी ज्यादा लेयर ज्यादा होती जाएंगी उतनी ज्यादा ड्रग की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। हाँ जी, ड्रग की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ये ड्रग लोडिंग को भी ज्यादा ठीक करने के है। लिए यूज किया जा सकता है। ठीक हो गया। सर आपने बताया कि जितनी लेयर्स हमें रिक्वायर्ड होंगी वो हम ले लेंगे और बाकी फिर आगे भेज देंगे। तो जो बाकी आगे भेजेंगे उसमें भी तो ड्रग इंट्रैप होगी, तो उसे क्यों आगे भेज रहे हैं हम? नहीं, उसे भेज देंगे ना वापस इसी प्रोसेस में। वो दोबारा से इसी प्रोसेस में जाएगा। ड्रग वो यहाँ पे जाके छोड़ देगा ना, वो नए सिरे से ड्रग लोड करना शुरू कर देगा। जब वो कट हो जाएगा दोबारा से वो तो दोबारा सर वो पहले इंटरेक्टिव। ड्रग सर वो क्वेश्चन ही समझेगी, देखिए ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक बंदा सर जो हमने पहला बनाया ना स्मॉल यूनिलैमिनर वेजिकल बनाया है, ठीक है? हाँ जी हम चाहते हैं उसके ऊपर 2 ही लेयर आए बस, ठीक है? जी जी। लेकिन अब वो इंटरेक्टिव चैम्बर के अंदर से गुजरेंगे तो हो सकता है उसके ऊपर ज्यादा लेयर्स आ जाएं, तो उसका क्या करेंगे हम? नहीं, हो सकता है उसके ऊपर ज्यादा लेयर्स आ गई, वो हमें नहीं रिक्वायर्ड, तो वो वापस इस प्रोसेस में आ जाएगा। हमने तो सेंसर लगाया है। लेकिन सेंसर लगा के हम सिर्फ वो वाले वेजिकल सेपरेट कर लेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल वो वेजिकल जो है वो हमें 2 लेयर्स वाले रिक्वायर्ड हैं, तो वो 2 लेयर्स वाले वेजिकल्स हम सेपरेट। लेकिन सर हो सकता है, लेकिन सर ऐसे हो सकता है कि एक ही चैम्बर के अंदर डिफरेंट, मतलब कि एक पार्टिकल कोई मल्टी लेयर बन रहा है, कोई 2 लेयर, मतलब कोई 2 लेयर बन रहा है, कोई ज्यादा लेयर्स का बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है। ऐसे हो सकता है एक ही चैम्बर के अंदर? हाँ जी, ऐसे हो सकता है, बहुत से बन जाते हैं ना। मैंने आपको कहा ना, हम स्मॉल यूनिलैमिलर वेजिकल से लेके मल्टी लैमिलर वेजिकल्स तक इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ओलिगो भी दरमियान में आ गए, लार्ज यूनिलैमिलर भी दरमियान में आ गए। ठीक हो गया। तो हमें जो रिक्वायर्ड है हम वो इनमें से सेपरेट करते जाते हैं, बाकी दोबारा प्रोसेस में चलाते जाते हैं जब तक वो ही नहीं रह जाते सारे के सारे। ठीक हो गया, ठीक। अच्छा चलें बच्चों, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। और एक लैब की टाइमिंग भी देखनी है, वो मुझे जरा बताइएगा लाजमी। ओके सर, बता देते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह